हम अध्याय 3 इलेक्शन और रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। इलेक्शन और रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब है चुनाव और प्रतिनिधित्व। सबसे पहले चुनाव और प्रतिनिधित्व में हम एक गेम से शुरू करते हैं। मान लीजिए हम गेम खेल रहे हैं क्रिकेट। इसमें कुछ रूल्स होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होते हैं। हमारे पास एक अंपायर होना चाहिए। अगर मान लीजिए हमने कैच पकड़ा आपका और कैच जो है जमीन पे लगा या फिर नहीं लगा, तो इसको कौन डिसाइड करेगा? हम कहेंगे आउट कर दिया, आप कहेंगे आउट नहीं हुआ। तो एक साहब होने चाहिए, कंपायर। और जैसे स्पोर्ट में कोई ना कोई रूल होने चाहिए, तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास संविधान में क्या प्रोविजन है कि इलेक्शन के लिए जब हम इलेक्ट करते हैं किसी को, तो उसके लिए जो इलेक्शन हमने किसी को, जैसे मैंने किसी को, मेरा एक कैप्टन होगा, आपका भी एक कैप्टन होगा, तो ये जो कैप्टन है ये हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अलग अलग तरीके के रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं। तो क्या क्या तरीके होते हैं हमारे हिंदुस्तान में? क्या तरीके हैं इलेक्शन के, निर्वाचन के, चुनाव के? फ्री और फेयर इलेक्शन का मतलब क्या होता है, जिसे हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कहते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्या होता है? इसके बाद जो इलेक्शन है उसमें क्या रिफॉर्म हो सकते हैं, यानी चुनाव प्रक्रिया में क्या क्या सुधार हो सकते हैं, सुधार के क्या क्या ऑप्शंस हैं और कैसे कैसे उसे हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कहीं भी कोई ना कुछ गलती है उसको सुधारा जा सकता है। तो इलेक्शन और डेमोक्रेसी, चुनाव, और जब हम अपनी डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो दो सवाल इसमें आते हैं। क्या हम डेमोक्रेसी हो सकती है अगर हम इलेक्शन ना हो? क्या इलेक्शन हो सकते हैं डेमोक्रेसी के बिना? तो दोनों के सवाल जो है वो हाँ है। अब ये आप धीरे धीरे समझेंगे कि इन दोनों के सवाल के जवाब हाँ क्यों हैं। पहली चीज़ ये है कि जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो इलेक्शंस उसमें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और जब हम इलेक्शंस की बात करते हैं तो राजतंत्र, प्रजातंत्र इसमें ज़रूरी हो जाता है। तो कोई भी इंसान है उसको डिसीजन लेना है, हर एक इंसान को कोई डिसीजन लेना है और डायरेक्ट पार्ट हो उसका रोल हो। 1.3 बिलियन लोग हैं हम लोग, 135 करोड़ हैं। अब हर आदमी अगर डिसीजन लेने लगे, जैसे किसी बात पे कोई डिसीजन लेना है, अगर हर आदमी इसमें इन्वॉल्व हो जाए तो कैसे काम करेंगे? इसलिए हम लोग करते क्या है, 135 करोड़ है, मान लीजिए हर 10 लाख में एक आदमी चुन लिया जाए, हर एक 50 लाख में एक आदमी चुन लिया जाए, वो उन 50 लाख को, 10 लाख को रिप्रेजेंट करे, तो इसमें कितना हो जाएगा, है ना? बहुत इतने लोग होंगे कि जो कम लोग बैठ के डिस्कस करेंगे और फिर वो सही होगा डिसीजन, क्योंकि वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट रिलेशन क्या होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष डेमोक्रेसी क्या होती है। हर एक इंसान जब वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है, मतलब हर दिन का जो डिसीजन हो रहा है उसमें वो पार्ट ले रहा है, उसे हम डायरेक्ट कहते हैं। प्रत्यक्ष तरीके का चुनाव प्रक्रिया है। जैसे ग्राम सभा हमारे यहाँ हुआ करती थी पहले, लोग एक पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाते थे, 4-5 सीनियर लोग, कोई दिक्कत होती थी तो वही सॉल्व हो जाती थी, है ना? सब लोग मिलके बात करते थे वहां पे। एक घर के बारे में बताता हूं। आप हैं, आपकी बहन है, मदर है, फादर है और ग्रैंडफादर हैं आपके। अब आपके जो फादर हैं, पिताजी, वो सारे डिसीजन लेते हैं, वो इनडायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए टीवी लानी है और सबसे पूछा जाए, आपके से भी, आपकी बहन से भी, कि भाई कौन सा टीवी लाया जाए, ग्रैंडफादर से भी पूछ लिया जाए, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो होती है, प्रत्यक्ष प्रक्रिया जो होती है, इसमें हर आदमी आ जाए, हर आदमी इसमें रोल प्ले करे, तो हम ये इसमें इतने सारे लोग हो जाते हैं तो बहुत जरूरी होता है कि इतने सारे लोग, समय बहुत लगेगा इसमें, इफिजिबल भी नहीं है ना? तो एज अ सिटीजन, एज अ नागरिक, हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम बहुत सारे लोग मिलके एक अपना एक रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि चुन लेते हैं।
हम ये मानेंगे कि ये आदमी हमें गवर्न करेगा, हम अपने गवर्नेंस खुद चुनेंगे। और इसके लिए तरीके क्या है? ये जो तरीका है इसी को हम चुनाव कहते हैं, इसी को हम इलेक्शन कहते हैं, यही निर्वाचन है। तो हमने जब इलेक्ट कर लिया, जब हमने किसी को अपना प्रतिनिधि बना लिया, तो हमारा रोल थोड़ा कम हो जाता है, या एक तरीके से हमारा रोल नगण्य हो जाता है, क्योंकि अब हमने जिनको रिप्रेजेंट कर लिया है, जो नेता है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, वो लोग अब डिसीजन लेंगे, वो हमारे बिहाफ पे हमारे लिए डिसीजन लेने वाले हैं। आपको याद है 2 सवालों से शुरुआत की थी हमने। 2 सवाल हमने पढ़े थे, कैन वी हैव डेमोक्रेसी विदाउट होल्डिंग इलेक्शन? तो हमारी डेमोक्रेसी हो सकती है, लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए इतना आसान नहीं है, सबसे पूछना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन दूसरा सवाल था, कैन वी होल्ड इलेक्शन विदाउट हैविंग डेमोक्रेसी? तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। सारे जो इलेक्शन होते हैं डेमोक्रेटिक नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री हैं जहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, वहां पर लोकतंत्र व्यवस्था नहीं है। तो वहां पर फिर भी वो लोग भी इलेक्शन तो करवाते हैं, चुनाव कराते हैं। अब नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ के जो रूलर हैं वो ज्यादा कीन होते हैं, ज्यादा आतुर होते हैं कि भाई इलेक्शन कराया जाए, क्योंकि वो लोगों को बताना चाहते हैं कि देखिए हम इलेक्शन करवा रहे हैं साहब, हम आपके लिए कर रहे हैं, हम केवल ऐसे नहीं है कि किसी गद्दी पे बैठे हुए, हम आपके लिए बकायदा इलेक्शन करवा रहे हैं। लेकिन इस तरीके से वो करवाते हैं, इलेक्शन कुछ इस तरीके से होता है कि उनका रूल जो है, उनकी जो गद्दी है वो सिक्योर रहे। अगर मैं हूं, मैं इलेक्शन करवा रहा हूं, मैं कुछ ऐसी कोशिश करूंगा कि मेरी अथॉरिटी जो है, मेरी जो पोस्ट है, मेरी गद्दी, मेरा जो सर पे ताज है, वो हमेशा बना रहे। तो संविधान जो डेमोक्रेटिक कंट्री का है, सारे नहीं लेकिन मोस्टली जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं उनके पास कुछ रूल्स होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती हैं, लिखित प्रक्रिया होती है कि भाई इलेक्शन कैसे होने वाला है, निर्वाचन कैसे होगा, ये बकायदा उसमें, और उसमें कुछ सवाल होंगे जो बेसिक रूल के अलावा कुछ ऐसे भी रूल होते हैं जो लेजिस्लेचर बना सकती है। कुछ बेसिक रूल है, इसके अलावा कई ऐसे रूल्स हैं जो लेजिस्लेचर, विधायिका, कानून बनाने की जो हमारी अलग अलग संस्थाएं हैं, जैसे हमारे पार्लियामेंट हो गई, तो बेसिक रूल के अलावा और भी रूल्स बनाए जा सकते हैं जिसमें विधायिका का रोल होता है, क्योंकि जो और कई ऐसे रूल है जिसको हटाया भी जा सकता है। तो बेसिक रूल में क्या होते हैं कि कौन है जो वोट कर पाएगा, कौन कौन वोट कर पाएगा, और वोट लड़ने के लिए कौन कौन आ पाएगा, कैंडिडेट कौन कौन होंगे, कौन इस इलेक्शन को सुपरवाइज करेगा, कौन इनका सुपरविजन करेगा, कैसे वोटर जो होंगे, मतदाता कैसे अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे, कैसे वोटर जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे, और कैसे ये जो वोट होंगे, जो मत दिए हैं, उनको कैसे काउंट किया जाएगा, और रिप्रेजेंटेटिव को किस तरीके से इलेक्ट किया जाएगा। ये भी सवाल है, क्योंकि एक चुनाव में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। एक चुनाव शब्द बहुत बृहत है, बृहत मतलब बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारी चीज आ जाती है। तो जो पहले 3 क्वेश्चन आपने इसमें देखे, जो मैंने अभी आपको बताया, जो पहले 3 थे कि हु इज एलिजिबल टू कॉन्टेस्ट वोट एंड हु इज टू सुपरवाइज इलेक्शन, ये जो 3 सवाल थे, ये तीनों सवाल ये किससे रिलेटेड है? ये है फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए, मतलब स्वतंत्र हो, निष्पक्ष चुनाव हो, स्वतंत्र हो, निष्पक्ष चुनाव हो। पहली चीज तो ये हो गई। उसके बाद जो बाकी 2 क्वेश्चन है कि भाई काउंटिंग कैसी होगी, लोग कैसे प्रतिनिधि चुनेंगे अपने, इन दोनों का ये जो सवाल है ये बताते हैं कि जो रिप्रेजेंटेशन हो, प्रतिनिधित्व जो हो, वो बिल्कुल फेयर हो, यानी एक प्रतिनिधि जो है वो सही आए और साफ सुथरा, पवित्र, क्लीन, और क्या तरीका होगा उसका। इलेक्शन सिस्टम जो हिंदुस्तान में है, क्या निर्वाचन प्रक्रिया है हिंदुस्तान में, तो जब भी हम एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन की बात करते हैं, जब हम एक लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया की बात करते हैं, तो जो लोग वोट करेंगे उनकी प्रेफरेंस क्या है, वो किसको इलेक्ट करते हैं, उससे डिफाइड होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही तरीका है। हमारे हिंदुस्तान में जो है वही हर जगह नहीं है, हमारे हिंदुस्तान में भी अलग अलग रूल है।
हर एक गेम जो होता है अगर उसका रूल बदल दे, जैसे एक रग्बी होती है, एक फुटबॉल होता है, एक अमेरिकन फुटबॉल होता है, सारे गेम में बॉल यूज होती है, सारे गेम में उतने ही लोग होते हैं, कभी कम होते हैं कभी ज्यादा होते हैं। इसका मतलब एक थोड़ा सा रूल आप बदल देंगे तो इसका मतलब होता है कि रूल्स बदल जाते हैं। कई होते हैं जो बड़े लोगों को सपोर्ट करते हैं, कई ऐसे रूल्स हैं जो छोटों को सपोर्ट करते हैं। तो लोकसभा के बारे में बात करते हैं। 1984 का इलेक्शन का एग्जाम्पल लेता हूं। 1984 में एक इलेक्शन हुआ और इसमें कांग्रेस पार्टी, आम चुनाव हम कहते हैं जो हमारे एमपीज के लिए होते हैं, लोकसभा के लिए, यहां पर कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस हम कहते हैं, कांग्रेस पार्टी जो है वो पावर में आ गई और 415 सीट जीत ली। 543 सीट हुआ करती थी और 415 सीट जीत गए हो। यानी आप अगर इसका परसेंटेज निकालें तो आप देखेंगे कि 80% से ऊपर इनको सीट मिली। अब क्या ये कोई भी पार्टी आज तक किसी भी पार्टी ने इस तरीके का एक विशाल जनमत नहीं लिया। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब यह है कि हर 5 लोगों में से 4 लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया। इसका मतलब तो यही हुआ, जो 5 लोग दिख रहे हैं आपको उनमें से 4 लोग उठाइए, उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस को वोट देंगे, उन्होंने दिया। क्या आप ऐसे कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते, आप नहीं कह सकते। उसका कारण क्या है कि अगर आप देखें तो जो वोट परसेंट था, मत का जो प्रतिशत था, वो था 48%, अराउंड 50% मान लीजिए इसको। इसका मतलब 50, अगर ये 5 लोग हैं उसमें 2.5 लोग, अब 2.5 तो होते नहीं है, या तो 2 होंगे या 3 होंगे, तो 2 या 3 लोगों ने ही कांग्रेस पार्टी को दिया। इन 5 में जो हम समझ रहे थे कि 5 में 4 लोगों ने दिया, 5 में 4 ने नहीं दिया, 50% का मतलब है कि 2-2.5 लोगों ने, तो 2.5 तो होते नहीं है, 2 या 3 लोगों ने दिया होगा। तो कांग्रेस पार्टी को फिर भी 80% सीट मिल गई, जबकि आधे लोगों ने उनको वोट दिया। मतलब 50% लोग पूरे देश के नहीं दे रहे, है ना। तो अब इसमें देखिए कि बीजेपी का आप देखिए तो 7.48% मान लीजिए, तो 8%, 100 लोगों में 8 लोगों ने किनको वोट दिया? भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। लेकिन अगर देखा जाए 100 में से 8 लोगों ने दिया, लेकिन मात्र 2 सीटें मिली इनको। पूरे के पूरे देश में बीजेपी को मात्र 2 सीट मिली, जबकि उनका वोट परसेंट बहुत अच्छा था। तो ये जो चीज है इसको आपको समझनी पड़ेगी कि जैसे गेम का रूल चेंज होते हैं ना, और चीजें चेंज होती है, तो आपको दिखाई कुछ और देता है, हो कुछ रहा होता है। तो ये सब चीजें हैं हमारे इलेक्शन में कि हमारे पास बड़ी स्पेसिफिक हमारा जो तरीका है, बहुत तरीके के निर्वाचन प्रक्रिया हो सकती है। जब हम नगर निगम के लिए जाते हैं, जब हम विधायक के लिए जाते हैं, जब हम एमपी के लिए जाते हैं, तो इलेक्शन हम करते हैं। तो हमारे यहाँ केवल एक इलेक्शन नहीं होता है, बहुत सारे इलेक्शन होते हैं। लेकिन हर एक कंट्री जो है वो अलग अलग तरीके से इलेक्शन प्रक्रिया का उपयोग करता है। हमारा क्या तरीका है कि मैं बता रहा हूं, केवल हमारा जो एक पूरा देश है इसको हम डिवाइड करते हैं अलग अलग, जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इसको हम निर्वाचन क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो 543 कॉन्स्टिट्यूट में हम बांट देते हैं। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो लोग हैं वो एक अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने एक एमपी या एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुन लेते हैं। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम चुनते हैं। अब एक जो बंदा है यहां पर, मान लीजिए 10 लोग खड़े हुए, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल गए, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल जाएंगे वो जीत जाता है, वो आदमी जीत जाएगा, वो औरत जीत जाएगी। तो ये जो है हमारा टेक्निक हम इन सब चुनाव में फॉलो करते हैं, सब में नहीं फॉलो करते। इसको हम कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, FPTP सिस्टम। क्या सिस्टम होता है? FPTP, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है कि जो एक दौड़ लगी, सबने दौड़ा, जो सबसे पहले पहुंच गया, जिसने सबसे पहले जाके पोस्ट को छू लिया, वो जीत गया। और भी सिस्टम है इसमें, इस तरीके को हम प्लूरैलिटी सिस्टम भी कहते हैं, प्लूरैलिटी भी सिस्टम कहते हैं। ये देखिए मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा था, ये एक पोस्ट है, सब लोग जो कैंडिडेट है वो सब दौड़ रहे हैं, जो सबसे पहले पहुंच जाए, चाहे दूसरा जो है जस्ट उनके पीछे हो, जस्ट थोड़ा सा पीछे हो, लेकिन जो आदमी थोड़ा सा आगे बढ़ गया और वो उसने छू लिया,
वो जीत गया। इसको हम, जैसे मैंने आपको बताया, प्लूरैलिटी सिस्टम भी कहते हैं, FPTP सिस्टम यानी कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसको हम प्लूरैलिटी सिस्टम भी कहते हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तरीका हमारे हिंदुस्तान के संविधान में दिया हुआ है। ओके, अब जरा कांग्रेस वाले एग्जाम्पल पे दोबारा चलते हैं। आपने देखा कि कांग्रेस ने बहुत वोट शेयर कम, मतलब उतना ज्यादा नहीं पाया, लेकिन सीट बहुत जीत गई। इसका मतलब यह है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो इन्होंने जीता, उन्होंने 50% से भी कम वोट उन्होंने गेन किया, 50% से भी कम वोट गेन किया। जैसे एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको, जैसे 3 लोग हैं, एक कांग्रेस पार्टी का आदमी है, एक भारतीय जनता पार्टी का आदमी है, एक CPIM का पार्टी है, CPI का ले लीजिए। अब एक जो बंदा है कांग्रेस पार्टी का, उसको मिले 40% वोट मिले, 100 लोगों में 40 लोगों ने इनको वोट दिया। भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं कि 100 लोगों में 30 लोगों ने इनको दे दिया, बचते कितने? 30 लोगों ने CPI को दिया। अब आप देखें, कांग्रेस पार्टी को 40% वोट मिले, 40% वोट मिले, ये जीत गए, ये 40% वोट इनको मिले, जीत गए। लेकिन बाकी जो है वो हार गए, जबकि उनको 30 और 30, अगर इन दोनों के वोट शेयर मिला दीजिए तो 60% है। मतलब 100 में से 60 जो है वो कांग्रेस को नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी कांग्रेस जीत गई। 100 में 60 लोग उनके को नहीं दे रहे, उनकी सोच या उनकी विचारधारा कुछ और है। लेकिन इनके जो वेस्ट है ना, इनके जो वोट है वो वेस्ट हो गए, 60 वोट यहां पर वेस्ट हो गए, खराब हो गए। आप देख रहे हैं 40 वोट केवल काउंट हुए। अगर मान लीजिए 30% इनको मिला होता, एक और कैंडिडेट निकाल लीजिए, एक इनको 25% मिला, दूसरे वाले को 25% मिला, 50 हो गया, 50 30 80, एक और 20 बच गया, तो इनको 20, 50 30 80, इनको 20 35 कर लीजिए चलिए, और 35 25 25 50 35, और अब अगला जो करेंगे उसको 15% कर दीजिए, 20% भी कर सकते थे। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हम लोग देख रहे हैं कि 35 और 25 कुछ ज्यादा दूर नहीं है। अगर हम 30 करते तो और करीब हो जाते, लेकिन अगर आप 35 और इनको माइनस करें तो 65% वोट जो है, 35% इनको मिले हैं कांग्रेस वाले को, और 65% जो है बाकी लोगों को मिला है। इसका मतलब यह है कि 65% वोट वेस्ट हो गए, केवल 35 काउंट हुए और उससे कांग्रेस जीत गई, कांग्रेस का बंदा जीत गया। यही 2014 2019 में बीजेपी के साथ हुआ। बीजेपी इसी तरीके से पावर में आई, बहुत जबरदस्त उनको वो मिला, जनाधार मिला। एक चीज समझिए, ये तो एक तरीका हो गया। अब हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव की बात करते हैं, समानुपातिक प्रतिनिधित्व। इजराइल में क्या हुआ था? इजराइल में जो पार्लियामेंट है उसमें जितना जिसको शेयर मिलेगा वोट का, उतने लोग आ जाएंगे। मतलब एक बकायदा लिस्ट बनती है, इसको हम, एक लिस्ट होती है, मैं इसको समझाता हूं पहले आपको। मान लीजिए एक पार्टी ए है, उसकी एक लिस्ट है, उन्होंने 10 की लिस्ट दी है। पार्टी बी है, उन्होंने भी 10 की लिस्ट दी है, 10 की लिस्ट दी हुई है। एक पार्टी और, मान लीजिए एक और पार्टी ले लीजिए सी, उन्होंने भी अपनी 10 की लिस्ट दे दी कि देखिए साहब ये हमारी प्रेफरेंस लिस्ट है। अब इलेक्शन होता है, इलेक्शन में 40% वोट जो मिल जाते हैं ए पार्टी को मिल जाते हैं, 30% जो है वो पार्टी बी को मिल जाते हैं, 30% जो वोट है पार्टी सी को मिल जाते हैं। अब इजराइल की बात कर रहा हूं मैं, और भी है, नीदरलैंड हॉलैंड में भी ऐसे ही होता है। लेकिन पोर्चुगल और अर्जेंटीना की बात हम अभी करते हैं। पहले आप समझिए कि 40% इनको वोट मिले, तो पहले जो चार है उनको ले लीजिए, जो 4 लोग हैं वो इनके इलेक्ट हो गए, वो चले गए पार्लियामेंट। बी पार्टी के आइए, इनको 30% मिला है, पहले 3 को उठा लीजिए, वो चले गए पार्लियामेंट। अब आइए यहां पर, इनके पास भी 30% है, तो पहले 3 जो है पार्लियामेंट चले गए। इसका मतलब मान लीजिए इनको 60% वोट मिले होते, मान लीजिए इनको 20% मिले होते, मान लीजिए इनको 20% मिले होते, तो यहां के 2 जाते, ए के 2 जाते, बी के 2 जाते, और सी के 6 जाते। इसे कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। मैं इसको बार बार पीआर कहूंगा, पीआर सिस्टम कहूंगा। तो ऐसी इजराइल और नीदरलैंड में पूरी एक जो कंट्री है वो एक कंट्री, क्योंकि ये छोटे छोटे कंट्री है ना, हर
पूरे एक देश के लिए ये एक लिस्ट बना दी जाती है, हर एक पार्टी अपने अपने लिस्ट बना देती है। एक दूसरा तरीका देखिए, अब अर्जेंटीना थोड़ा बड़ा कंट्री है, पोर्चुगल उतना बड़ा कंट्री नहीं है, लेकिन अर्जेंटीना और पोर्चुगल में ये प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, ये लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी, जैसे हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड करते हैं ना, वैसे ही अर्जेंटीना पोर्चुगल में भी पूरा जो देश है उसको अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर देते हैं, और इसको डिवाइड करते हैं, और उसके बाद क्या होता है, ए कॉन्स्टिट्यूएंसी में कर दिया, बी सी डी ऐसे में कर दिया। अब ए कॉन्स्टिट्यूएंसी में फिर से इस तरीके से जो पार्टी होगी उसकी लिस्ट होगी, उनकी लिस्ट होगी, जैसे मैंने अभी बताया। तो आप मान लीजिए पूरे देश के लिए जो हो रहा था वो अब एक प्रोविंस के लिए होगा, एक इलाके के लिए होगा, एक जगह के लिए होगा। मान लीजिए 4 इलेक्ट होने हैं यहाँ पे, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से 4 इलेक्ट होते हैं, तो ये केवल 4 की लिस्ट देंगे, ये भी 4 की लिस्ट देंगे, ये भी 4 की लिस्ट देंगे। ये 4 में परसेंटेज के हिसाब से, जैसे मैंने आपको समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बताई, यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, 4 लोग होने हैं, ये एक थोड़ा सा वेरिएशन है समानुपातिक प्रतिनिधित्व यानी कि पीआर सिस्टम का। जरा सा एक वो है कि पूरा देश ना करके, जैसे पोर्चुगल अर्जेंटीना में होता है, उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बांटा जाता है। मान लीजिए ए पार्टी को 40% होता है कि इस 4 के, अब आप 40% देख लीजिए, आपको लोग लेने हैं 40% वोट मिले हैं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है कि भाई आप क्या करेंगे, जितने नंबर ऑफ वोट्स होंगे उसके बाद आप डिवाइड कर दीजिए कितने कैंडिडेट हैं, और +1 कर दीजिए, और +1 कर दीजिए। इसके बारे में हम बात करेंगे, इसका एक फॉर्मूला है, क्योंकि यहां पर 4 लेने हैं और 40% वोट मिले हैं, कितने लोगों ने वोट किया सब आएगा इसमें। क्या होता क्या है, ये जो तरीका है एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, हिंदुस्तान में इसको यूज करते हैं। अगर हम पार्षद, कॉर्पोरेटर, एमएलएस, एमपीज, इनके लिए हमने पहला तरीका फर्स्ट पास द पोस्ट FPTP सिस्टम हम यूज करते हैं। लेकिन जब मैं आपको बताता हूं, जैसे हम प्रेसिडेंट के चुनाव करने हैं या वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव करने हैं, राज्यसभा के मेंबर के चुनाव करने हैं, विधान परिषद, विधानसभा नहीं विधान परिषद, इन सब का तरीका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से होता है। थोड़ा वेरिएशन है, जो हमने अर्जेंटीना और इजराइल के बारे में देखा वैसा नहीं है, थोड़ा इसमें अंतर है, थोड़ा सा इसमें अलग तरीका है, उसको भी हम समझेंगे। लेकिन आप ये समझ लीजिए, हिंदुस्तान में भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हम अपनाते हैं, केवल इनके लिए, लोकसभा के लिए नहीं होता, फिर से समझिए, विधानसभा के लिए नहीं होता। आपके विधायक और आपके जो सांसद हैं उनको ऐसे नहीं चुना जाता, उनके लिए वो नॉर्मल चुनाव की, जो पहले जिसको ज्यादा मिले वो जीत गया, वो वहां तरीका ऐसा है। यहां पर जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा के मेंबर्स और विधान परिषद के जो मेंबर हैं उनके लिए पीआर सिस्टम है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है। अब इनको जरा अंतर समझिए, FPTP सिस्टम और पीआर सिस्टम में हमने बात तो कर ली, अब इसको थोड़ा सा डिफरेंस वाइज देखें। FPTP में पूरे देश को हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। जो पीआर सिस्टम में है, एक बहुत बड़ा एरिया होता है और पूरी कंट्री भी हो सकती है, पूरी कंट्री भी एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी हो सकती है, जैसे हमने इजराइल और नीदरलैंड में देखा। FPTP जो सिस्टम है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में केवल एक आदमी से इलेक्ट होता है। जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा अभी अर्जेंटीना का, वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक से ज्यादा लोग इलेक्ट हो सकते हैं। लोग जो है वोट करते हैं पार्टी के लिए, आदमी के लिए वोट नहीं करते, जबकि FPTP सिस्टम में लोग कैंडिडेट के लिए वोट करते हैं। ऐसी पार्टी में गेट मोर सीट्स एंड वोट्स, जैसे हमें कांग्रेस का एग्जांपल देखा 2014 में बीजेपी ने जो जीता, उनका केवल 31 या 32% वोट परसेंटेज था, लेकिन फिर भी बहुत जबरदस्त उनको जीत मिली। तो यहां पर क्या होता है कि प्रोपोर्शन के हिसाब से होता है, प्रोपोर्शन के हिसाब से होता है, मतलब वोट वेस्ट नहीं जाते, मतलब जिनको जितने वोट मिले उस हिसाब से लोग आ जाएंगे। अब यहां पर FPTP सिस्टम में इसमें कोई मेजॉरिटी का सिस्टम नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको 50% से ऊपर चाहिए तब आपकी बात होगी। लेकिन वहां पर जो दूसरा सिस्टम है उसमें 50% से ऊपर पहले आपको 50% का थ्रेशोल्ड क्लियर करिए, उसके बाद में होगी। मतलब यहां 35% पे भी लोग आदमी जीत सकते, 35% भी जीत सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम, इंडिया में ये फॉलो होता है FPTP सिस्टम, इजराइल, नीदरलैंड में जो PR सिस्टम है वो फॉलो होता है। ये PR सिस्टम कैसे काम करता है, राजदार सिस्टम कैसे उपयोग करते हैं, ये एक तीसरा वेरिएंट है, इसको हम कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम।
और इसके लिए राज्यसभा में हम इलेक्शन इसी तरीके से करते हैं। हर एक स्टेट का कुछ ना कुछ कोटा होता है, एक नंबर्स होते हैं। अब जैसे मान लीजिए राजस्थान है, राजस्थान के पास कोटा है मान लीजिए 4 सीट्स का, कि 4 राज्यसभा मेंबर राजस्थान से जा सकते हैं। अब मान लीजिए यहां पर 200 एमएलए हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा? पहले फॉर्मूला समझिएगा। 200 एमएलएज हो गए, तो 200 एमएलएज हो गए, इसको डिवाइड करिए 4 से, 4 और +1 करिए, और +1 यहां करिए, तो 200/5 +1 ये हो जाएगा 40 + 1, यानी 41 वोट। ये वोट तो चाहिए ही चाहिए, ये जो 4 लोग इलेक्ट होंगे उनको इतने तो चाहिए ही चाहिए, ये मिनिमम वोट्स है। अगर ये नहीं मिल रहे हैं, मान लीजिए 38 मिले, 40 मिले, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब इसके लिए क्या है कि आप, मैं और एक और साहब है, हम लोग तीनों एमएलए हैं, हम लोग एमएलएज हैं, केवल एमएलएज केवल अलाउ होंगे इसमें। तो क्या करते हैं, मान लीजिए 3 मेंबर हैं जो जाने हैं, रमेश कुमार, मोहम्मद इकबाल, नरसिंह यादव। मान लीजिए कि हम में से एक ने प्रेफरेंस दे दी 3-1-2, किसी और ने दे दी प्रेफरेंस, जैसे कोई प्रेफरेंस मान लीजिए 2-1 और 3। अब होगा क्या यहां पे कि हम तीनों ने इस तरीके से प्रोफेशन दी थी। मोहम्मद इकबाल को ऑलरेडी 1-1-1 मिल गया है, मतलब वो पहली प्रेफरेंस है, ऑलरेडी पहले प्रेफरेंस हो गया उनका। तो अब मोहम्मद इकबाल को प्रेफरेंस मिल गई और साथ में क्या उनको 41% वोट 41 वोट मिल गए, 41% नहीं 41 मिल गए। तो अगर वो 41 अगर उनको वोट मिल गए हैं और वो प्रेफरेंस में ऑलरेडी आ गए हैं, तो इसका मतलब ये मेंबर हो जाएंगे, हो गए, राज्यसभा वाले मेंबर हो गए। अब दूसरा देखिए, हमें चार मेंबर करने थे, तो अब यहां पर एक और साहब को देखिए, रमेश कुमार साहब को 2 बार मिला है, ये सेकंड प्रेफरेंस में है 2 बार। लेकिन नरसिंह यादव जो है वो उनको प्रेफरेंस 3 मिली है 2 बार। नरसिंह यादव साहब को तो हम हटा ही देंगे और इनके जो वोट है वो हम ट्रांसफर कर देंगे रमेश कुमार और जो भी लोग होंगे, और भी जो लोग होंगे, ये जो लास्ट प्रेफरेंस में आएंगे। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, 4 का एग्जांपल नहीं ले रहा हूं मैं। मान लीजिए हमको इसमें से एक ही सिलेक्ट करना है, तो क्या करेंगे, या 2 सिलेक्ट कर रहे हैं, तो मोहम्मद इकबाल, मान लीजिए 41 वोट मोहम्मद इकबाल को नहीं मिले, मान लीजिए मोहम्मद इकबाल को 40 वोट मिले और दूसरे साहब को 38 मिले, तो वो क्या होगा, नरसिंह यादव के जो वोट हैं वो उठा के इनको दे दिए जाएंगे, ये ट्रांसफर हो जाएगा, वोट का ट्रांसफर हो जाएगा। तो मोहम्मद इकबाल के पास जब ट्रांसफर हो जाएगा तो प्रेफरेंस भी उनको होनी चाहिए और उनको 41 वोट भी मिल गए। तो अगर 41 वोट मिल गए और अगर उनको नहीं मिले थे तो 41 मिल गए और प्रेफरेंस में भी है, तो इस तरीके से वो 1, 2, 3, 4 ऐसे मेंबर इलेक्ट होंगे। ये तरीका है राज्यसभा में कैसे इलेक्शन होता है। अब सवाल ये उठता है कि हम FPTP सिस्टम, जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, इसको हम क्यों यूज करते हैं, उसका कारण क्या है। अब आप देखिए, ये जो मैंने आपको मैथमेटिक्स बताई, ये कितना डिफिकल्ट है, समझने में थोड़ा सा कठिन है ना। तो हिंदुस्तान में बहुत सारी पॉपुलेशन जो है अभी वो लर्न कर रही है। एक तो पॉलिटिक्स से नहीं जुड़ी है बहुत सारी जनसंख्या, और दूसरा यह है कि उनको इतनी जानकारी नहीं है मैथमेटिक्स की, तो खास तौर पे। तो पॉपुलैरिटी FPTP सिस्टम का सबसे इजी ये है कि लोग जो वोट देते हैं वो सिंप्लिसिटी पसंद करते हैं, उनको ये चीजें क्लियर हो जाती है कि सबसे ज्यादा जिसको वोट मिला वो जीत गया। अब इसके लिए थोड़ा सा स्पेशलाइज होना पड़ेगा PR सिस्टम के लिए, खासतौर पे इसके लिए। अगर पॉलिटिक्स नहीं समझ में आती है, या मजा नहीं आता है, या इलेक्शन में आनंद नहीं है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया है कि जो क्लियर चॉइस आपके सामने है, आपने सबसे ज्यादा वोट जिसको दे दिए वो जीत जाएगा। वो इसीलिए हमारा जो सिस्टम है FPTP सिस्टम है। एक और चीज है कि हम लोग पार्टी को चूज नहीं करते, वैसे तो हम पार्टी को चूज करते हैं दिमाग में पीछे, लेकिन हम किसी स्पेसिफिक कैंडिडेट को चूज करते हैं। एक आदमी जो अगर निर्दलीय से आ गया, वो BJP में था और अच्छा मेंबर है, तो आप उसको जिता देंगे। हमको मेंबर से ज्यादा मतलब है, ना कि हमको किसी पार्टी से ज्यादा मतलब होता है। आजकल ऐसा चेंज हो गया है, आजकल दो लोग बन गए हैं, कुछ कांग्रेस वाले, कुछ BJP वाले। लेकिन PR सिस्टम जो है वो थोड़ा सा आप देखें, PR सिस्टम में होता क्या है, एक और इसमें बताता हूं
कि इसमें एक कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, एक लोकेलिटी है। अब पीआर में एक पार्टी से दूसरा होगा, दूसरा किसी और पार्टी से होगा, हो सकता है एक आदमी किसी और पार्टी से हो, 3 किसी और पार्टी से हो, तो वो इस एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं पीआर सिस्टम में। तो कोई एक आदमी तो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो होगा कि कोई गलती हुई तो ये उस पर 2 बार दोषारोपण करेगा, पहला दूसरे पे करेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक आदमी होगा तो हम कम से कम उसको अकाउंटेबल तो ठहरा सकते हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जानता है, हम उस आदमी को जानते हैं, उस कैंडिडेट को जानते हैं, उस नेता को जानते हैं, तो हम उस पर बोल तो पाएंगे कि साहब आपने शिक्षा के में काम नहीं किया, आपने स्वास्थ्य पे काम नहीं किया। तो ये बहुत सारे जो मेंबर होते हैं उसमें गड़बड़ हो जाती है। हिंदुस्तान में जरा चलने में थोड़ा दुश्वारी हो सकती है। जो हमारे फ्रेमर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उन्होंने ये देखा कि जो स्टेबल गवर्नमेंट होती है उसके लिए पीआर सिस्टम ठीक नहीं है। यहां पर खींचातानी चलेगी। यहां पर एक मेजॉरिटी है 3 मेंबर की, 2 मेंबर अलग है, 1 मेंबर अलग है, 3 लोगों की मेजॉरिटी है लेकिन बाकी 3 मेंबर और भी है, मतलब और भी मेंबर है। जैसे मैंने 1, 2, 3 का एग्जाम्पल बताया आपको, तो 3 एक पार्टी के हो गए, 3 अलग पार्टी के हो गए, तो क्लियर कट मेजॉरिटी तो है नहीं। ए बी सी अगर मैं पार्टी बताऊं, ए पार्टी मेजॉरिटी है, 3 मेजॉरिटी उनके पास है, लेकिन ऐसा नहीं है, बी और सी को मिलाएंगे तो 3 हो जाएगा। इसका मतलब यह है क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं मिल रही है, तो स्टेबिलिटी नहीं होगी गवर्नमेंट की, हमेशा गिरती पड़ती रहेगी ये। इसीलिए जो हमारा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट हो और लोगों द्वारा उसको एक्सेप्टेबल हो, तो एफपीटीपी सिस्टम हम इसको लेते हैं। अगर 303 सीट है 2019 में, मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि 300 सीट उन्होंने जीत ली, अगर एग्जांपल लिया जाए तो 333 सीट हो गए। इसमें वो उन्हीं के थे, अलायंस मेंबर को जोड़ा नहीं, तो 303 में 543, ऑलरेडी 273 का जो मार्क है उन्होंने क्लियर कर लिया। ये 284 नहीं है, 273 है, 273 का मार्क क्लियर कर लिया, तो वो ऑलरेडी मेजॉरिटी में आ गया है ना, वो ऑलरेडी गवर्न कर रहे हैं, प्रशासन उनके पास में आ गया, सरकार उनके पास में आ गई। अगर डाइवर्स कंट्री की बात करेंगे, जो पीआर सिस्टम है, हर एक कम्युनिटी जो होगी वो अपनी अपनी पार्टी बना लेगी। अब जैसे इतने सारे हमारे पास कास्ट, क्रीड, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, ओबीसी है, ये है वो है, इतने सारे हैं कि नाम लेना भी बड़ा मुश्किल है, इतने नंबर्स हैं, इन्यूमरेबल पार्टीज हो जाएंगी। आप सोचिए, ये जनता मोर्चा, ये जनशक्ति कितनी हो जाएंगी, एक मेंबर उधर से आ रहा है, एक मेंबर उधर से आ रहा है, आधा मेंबर उधर से आ रहा है, तो ये स्टेबिलिटी नहीं बनेगी इसमें। अब अपने अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे वो, और उसमें बात बन नहीं पाएगी। तो क्लियर मेजॉरिटी जैसे यहां पर देखें कि भाई लोगों ने कहा भाई हमें बीजेपी को जिताना है, हिंदुत्व का सपोर्ट करना है, तो इसीलिए फिर उन्होंने जिताया। लेकिन जब 1984 में आप देखें, जब कांग्रेस आई, तो उन्होंने कहा कि हमें कांग्रेस का सपोर्ट करना है, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं ये, तो वो लोग जीत गए। तो कहने का मतलब यह है कि जब पूरी पावर आ गई तब वो पूरे डिसीजन खुद ले सकते हैं। इसका मतलब कोई एक, अब ऐसा भी एग्जाम्पल हो सकता है, देखिए अगर आपको जीतना है तो आपको केवल एक कास्ट और कम्युनिटी से जीत जाएंगे, है ना, आप किसी कास्ट कम्युनिटी से जीत जाएंगे अगर पीआर सिस्टम चाहिए। लेकिन अगर नॉर्मल तरीका है तो आपको बाकी का भी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक आपकी एक कम्युनिटी से आप जीत जाएंगे। अगर हमारा जो एफटीपी सिस्टम है उसमें सबका वोट कम से कम चाहिए ही चाहिए आपको। तो इंडिपेंडेंस के बाद जो हमने एफपीटीपी लिया, तो जो पार्टी निकल के आई, जो पार्टी डोमिनेट करी, छोटी पार्टियां भी थी, छोटी बड़े। 1989 के बाद क्या हुआ कि हमने देखा कि बहुत सारी पार्टियां मिलकर काम कर रही थी, कोलिशंस हुए, सब कई ऐसी पार्टियां थी जो स्टेट में स्ट्रांग थी, फिर वो जीती, तो उस तरीके से उन्होंने एक अलायंस बनाया। तो एफपीटीपी सिस्टम में भी कि लार्ज पार्टी जैसे कांग्रेस, बीजेपी तो है ही है, लेकिन बाकी पार्टी आप टीएमसी भी देखिए वो भी है, डीएमके भी देखिए वो भी है, बीजू जनता दल भी है, सबकी सब है, तो वो भी पॉसिबिलिटी इसमें है। अब रिजर्वेशन जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का होता है, जो हमारा सोशल फैब्रिक है हमारे, अब एफपीटीपी सिस्टम इलेक्टोरल सिस्टम में है, इसका मतलब ये हो सकता है कि भाई जो डोमिनेंट कोई सोशल ग्रुप है और कास्ट है वो हमेशा जीत जाएंगे। जैसे कांग्रेस जीतती रही पहले, अब बीजेपी जीत रही है। तो 81% अगर पॉपुलेशन आप ऊपर ले तो हिंदुस्तान में हिंदुओं की है, तो हिंदू पॉपुलेशन है। जैसे श्रीलंका में हमने देखा था, सिंहाला पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो हिंदू मेजॉरिटी अगर आ जाती है, जो आई हुई है, वो कशिश क्या करेगी, वो मुस्लिम्स का क्या होगा, सिख का क्या होगा, ऐसे जो क्रिश्चियंस का क्या होगा,
शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का क्या होगा? क्योंकि ये हिंदू सनातन की बात कर रहा हूं मैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब इसमें आता भी है, नहीं भी आता है। तो बाकी प्रजातियों का क्या होगा, बाकी कम्युनिटीज का क्या होगा, स्पेशली जो शेड्यूल कास्ट है मुस्लिम्स का क्या होगा? ये तो सबसे डिप्राइव्ड क्लास है। सच्चर कमेटी में बताया गया है कि मुस्लिम शेड्यूल कास्ट से भी नीचे है, तो ये तो वैसी मार्जिनलाइज कम्युनिटी है। तो यहां पर क्या होगा? इसके लिए देखिए, मैं आपको एक ब्रिटिश का तरीका बताता हूं कि उन्होंने, ब्रिटिश राज में क्या हुआ था कि जब संविधान सभा बनाई गई थी या फिर जब प्रोविंसेस में होता था, केवल हिंदू हिंदू के लिए वोट करता था, केवल मुस्लिम मुस्लिम के लिए वोट करता था, केवल सिख सिख के लिए वोट करता था। हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं कर सकता, सिख हिंदू के लिए नहीं कर सकता। तो ये उनका आइडिया था सेपरेट इलेक्टोरेट का। ब्रिटिश राज में हमारे ये फॉर्मूला था उस समय, खासतौर पे जब हमारी संविधान सभा बनी तो उसमें भी यही अपनाया गया। लेकिन जब आए तो हमने, मतलब जब संविधान पास हुआ तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात हुई। इसका मतलब यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अगर एक बंदा यहां पर, मान लीजिए ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये रिजर्व सीट है, शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व सीट है, तो जो केवल शेड्यूल कास्ट खड़ा कर, भारतीय जनता पार्टी भी शेड्यूल कास्ट खड़ा करेगी, कांग्रेस भी शेड्यूल कास्ट खड़ा करेगी, मतलब वो लोग केवल शेड्यूल कास्ट होंगे। लेकिन जो हिंदू कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी है, वो सारे इनको वोट करेंगे, वो सारे लोग वोट करेंगे, हर कोई इन सब में से चूज करेगा, क्योंकि रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इसमें से इलेक्शन केवल एक एससी या रिजर्व सीट का ही हो सकता है। तो ये मैं आपको एक चित्र के रूप में दिखाना चाहता हूं कि जो लाइट ग्रीन आप देख रहे हैं वो रिजर्व एसटी के लिए है, डार्क ग्रीन जो है वो शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जातियों के लिए है, बाकी व्हाइट जो है वो जनरल कैंडिडेट के लिए है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सीट रिजर्व करता है, चाहे लोकसभा की बात कर लें, चाहे आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर लें, यानी कि विधान मंडल की बात कर लें, तो वहां पर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के लिए था, पहले 10 साल के लिए था, 10 साल के लिए आगे बढ़ता रहा, आज भी ये बढ़ता रहा है, हर 10 साल में ये खत्म होना था लेकिन ये बढ़ता चला जाता है। तो 210 है, अभी 220 में ये फिर बढ़ जाएगा। तो जो ये गवर्नमेंट के हाथ में है वो इसे बढ़ा सकती है। तो 543 सीट्स अगर हमारे पास है तो 79 सीट्स जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए है और 51 सीट है वो शेड्यूल ट्राइब है। ये मैं अभी आपको आज का आंकड़ा बता रहा हूं, हो सकता है ये चेंज हो जाए। तो ये पॉपुलेशन के हिसाब से है, जो पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की हिंदुस्तान में, उस हिसाब से ये सीट एलोकेट किया गया है। एक सीट जिसमें एसटी के लिए है, वहां केवल एसटी ही इलेक्ट हो सकते हैं, एससी नहीं हो सकते। अब आगे चल के हम देखेंगे कि एससी एसटी की सीट भी चेंज होती रहती है। तो कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी आप रिजर्व करते हैं, क्या उसका तरीका होता है? तो एक डिलिमिटेशन कमीशन है, डिलिमिटेशन कमीशन है, उसने ये जो कमीशन है इसको बनाया जाता है, इसको एक इंडिपेंडेंट बॉडी है ये, ठीक। डिलिमिटेशन मतलब बाउंड्री बनाना एक तरीके से। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको इलेक्ट करते हैं, ये काम करती है साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर काम करती है। डिलिमिटेशन कमीशन और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर काम करते हैं। इनका मेन काम ये है कि बाउंड्री बनाना, कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री बनाना पूरे देश में। ये पूरा देश अगर मान लीजिए तो उसकी एक बाउंड्रीज बनाएंगे वो, और जो बाउंड्री इस तरीके से बनाएंगे कि जो पॉपुलेशन होगी, मान लीजिए हम एक जगह 10 लाख है तो अगले इसमें भी 10 लाख 9 लाख करीब होनी चाहिए। तो ऑलमोस्ट इक्वल, तकरीबन बराबर की पॉपुलेशन होनी चाहिए। इस हिसाब से इसको डिवाइड किया जाता है। हो सकता है कोई जगह छोटी हो जाए, जनसंख्या घनत्व ज्यादा हो, कई जगह ऐसी हो जो बहुत बड़ी हो या जनसंख्या घनत्व कम हो। तो एक जगह पे को जहां पर एससी ज्यादा होंगे उसको एससी कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दिया जाएगा, जहां एसटी ज्यादा होगी उसको शेड्यूल ट्राइब बना दिया जाएगा। इस तरीके से जो प्रोपोर्शन के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से एससी एसटी की अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है। अब जो जहां पर मान लीजिए यहां पर ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पर शेड्यूल कास्ट की बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन वो इसको स्प्रेड भी कर देती है। आप ये भी समझिए, ये जो है मान लीजिए एससी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहां पर 80% पॉपुलेशन होती है। अब एक जगह पे आप देख लीजिए जहां पर 70% है, दो यहीं इस आसपास की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एक जगह 80% लोग एससी लोग हैं, एक जगह 70% एससी लोग हैं। तो एक बार ये वाली सीट को रिजर्व किया जाएगा, अगली बार दूसरे को कर दिया जाएगा। आप समझ रहे हैं?
एक बार इसको बना दिया जाएगा, अगली बार दूसरे वाले को रिजर्व सीट कर दी जाएगी। तो ये ट्रांसफरिंग भी होती रहती है, हर समय के हिसाब से, रोटेशन के पर्पस के हिसाब से ये चेंज होता रहता है। बहुत सारी हमने देखा कि सिचुएशन ऐसी है जहां बहुत कम औरतें इलेक्ट होती हैं। होता यह है कि जो स्थानीय निकाय है उसमें तो 1/3 दे दिया गया है, पंचायती राज और स्थानीय निकाय में 1/3 रिजर्वेशन दे दिया गया है, जबकि 50% पॉपुलेशन हिंदुस्तान की है। जरूरी यह है कि 1/3 कम से कम पॉपुलेशन लोकसभा और जो विधायिका है, अलग अलग विधायिका, उसमें दिया जाए। अर्बन और रूरल बॉडी जैसे मैंने आपको बताया था, वहां पर यह कर दिया गया है ना, नगर निकाय में। लेकिन 33% रिजर्वेशन है। क्या लोकसभा के बारे में क्या कहेंगे आप, विधानसभा के बारे में क्या कहेंगे? वहां पर भी तो कम से कम 1/3%, चलिए 50% मत दीजिए, 30% तो दीजिए। ये अमेंडमेंट जो है, ये जो चीज है, वो पार्लियामेंट के पास बैठा है, कोई भी सरकार में इस पे ध्यान भी नहीं दे रही है। अब सवाल उठता है फ्री और फेयर इलेक्शन का। फ्री और फेयर इलेक्शन क्या होता है? फ्री और फेयर इलेक्शन मतलब होता है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहां पर लोगों की जो इच्छा है, लोगों की आकांक्षाएं हैं, उनको वह अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर सके। ऐसा ना हो बटन कोई भी दबाए, पार्टी एक ही इसको वोट जा रहा है। तो इसके लिए क्या है, हमारे पास जरूरत क्या है? पहले तो ये समझिए कि वोटर्स कौन है और कौन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं इलेक्शन। हमें चाहिए फ्री और फेयर इलेक्शन। अगर हम किसी को वोट दे रहे हैं और बहुत सारे लोग एक को वोट दे रहे हैं और कोई और इलेक्ट हो जा रहा है, इसको आप फ्री एंड फेयर नहीं कह सकते। अब यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एक तरीका है जिसमें क्या हुआ कि जहां पर हमने सवाल पूछे कि भाई कौन किसको वोट करना चाहिए, कौन कैंडिडेट हो सकता है। तो जो भी बंदा एडल्ट है वो इलेक्शन में पार्ट ले सकता है, यानी उसे कहते हैं हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। हिंदुस्तान में पहले ये नंबर था 21, अब ये हो गया है 18। बेसिक चीज थी, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उन्होंने क्लियरली दे दिया कि भाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होगा, यानी कि सब जो लोग हैं हिंदुस्तान के, जो वयस्क हो चुके हैं, जिन्होंने 1989 तक आपका 21 साल की एज थी, 1989 में 21 साल तक की जिसकी उम्र थी, केवल वही वोट दे सकते थे। उसके बाद एक अमेंडमेंट हुआ और इस अमेंडमेंट के बाद इस 21 साल को 18 साल कर दिया गया। इसको हम कहते हैं 61st अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का। इसको हम कहते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1988, 61st अमेंडमेंट है ये। इसमें क्या किया कि जो वोट देने की एज है लोकसभा के लिए और जो विधानसभा के लिए है, यानी लोकसभा और जो लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे हम कहते हैं, वहां पर 21 साल से लेकर उसको घटा दिया गया 18 साल। इसको आर्टिकल 326 का परिवर्तन हुआ, इसमें मतलब अमेंडमेंट हुआ, और ये लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के कारण है। ध्यान रहे, ये जो चीज है ये केवल इन्हीं के लिए है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि भाई जो पढ़े लिखे हैं वो ही वोट दे, जो समझदार नहीं है, जो एक अनपढ़ आदमी है, उसको वोट नहीं देना चाहिए। जैसे पहले होता था कि जिनके पास प्रॉपर्टी है, जो अमीर है, वही वोट दे सकते थे। लेकिन अगर कोई गरीब है, इसका मतलब ये नहीं कि वो समझदार नहीं है। गरीब है तो समझदार नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। तो हर एक आदमी जो है उसको पूरा अधिकार मिलना चाहिए कि वो वोट दे। लेकिन कई लोग अभी भी सोचते हैं कि जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनके पास ये डिसाइड करने का एक आईक्यू नहीं है, लॉजिक नहीं है, वो केवल पैसे के बल पे या किसी के भाषण के बल पे या किसी ने कोई ऐसा सब्ज़-बाग दिखा दिया कि हम आएंगे तो इतना पैसा देंगे, ये करेंगे, उस हिसाब से वो वोट दे देते हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए लोकसभा में आप लड़ना चाहते हैं तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 साल कम से कम उम्र होनी चाहिए। अगर आप विधायक बनना चाहते हैं, अगर आप MP बनना चाहते हैं तो 25 साल की उम्र होनी चाहिए। अगर आप वोट देना चाहते हैं तो 18 साल। लेकिन अगर आप आना चाहते हैं एज ए कैंडिडेट तो आप 25 साल में होना चाहिए आपका। अगर आप ऐसे बंदे हैं जिसको आप 2 साल की आप जेल में रहे हैं या और 2 या 2 से ज्यादा साल जेल में, तो इसका मतलब ये है कि आप कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते इलेक्शन।
ध्यान रहे, 2 या 2 से अधिक। इसका मतलब कोई भी एजुकेशन आपकी हो, कोई भी आपका जेंडर हो, कोई भी आपका क्लास हो, आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। अगर आप वोट दे सकते हैं तो लड़ भी सकते हैं, 25 साल आपके ऊपर हो और 2 साल से ज्यादा आपको इम्प्रिजनमेंट ना हुआ हो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग हमारा एक इंडिपेंडेंट कमीशन है। तो कौन सुपरवाइज करता है, कौन कंडक्ट करता है इलेक्शन को? यह है एक इंडिपेंडेंट बॉडी, इंडिपेंडेंट कमीशन है, जिसको हम कहते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन से बनाया गया। ध्यान रखिए, आर्टिकल 324 के तहत इसको बनाया गया है। हिंदुस्तान का जो संविधान है उसमें आर्टिकल 324, उसमें ये कहा गया कि एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट, बिल्कुल अलग एक इलेक्शन कमीशन होगा, और वो क्या काम करेगा? वो जो इलेक्शन के लिए सारे काम होते हैं, चाहे उसका सुपरविजन करना हो, डायरेक्शन करना हो, चाहे उस पर नियंत्रण रखना हो या उसे करवाना हो, तो इलेक्शन कमीशन का काम यही है कि वो सारी पूरा जो रोल है वो इलेक्शन कमीशन का मतलब ये है कि निर्वाचन या प्रक्रिया से जितनी भी चीजें संबंधित है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करने के लिए एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भी होता है हर एक स्टेट में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए को सपोर्ट करने के लिए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है। लेकिन ध्यान रखिए, इलेक्शन कमीशन जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर एक होता है, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन का कोई मतलब नहीं है स्थानीय निकाय के चुनाव से। नगर निगम का चुनाव हो रहा है, चाहे पंचायती राज का चुनाव हो रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इनसे कुछ लेना देना नहीं है। इसके लिए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं जो स्टेट बनाता है, और स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम है वो स्टेट में जो स्थानीय निकाय के चुनाव है, यानी जो 73 और 74 अमेंडमेंट में बताया गया कि पंचायती राज और नगर निगम के, वो कराएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई मतलब नहीं है स्टेट इलेक्शन कमीशन से, ध्यान रखिएगा। मैं फिर से बताऊंगा, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अलग अलग है, इनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक स्टेट में ACI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। तो 1989 तक इलेक्शन कमीशन में एक ही मेंबर था, मतलब जो उनके हेड थे, आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह सकते हैं उसको। एक साहब थे जिसको हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं। 1989 एक ही साहब थे। उसके जस्ट इस इलेक्शन के समय, जस्ट इसके पहले 2 और कमिश्नर जो है वो अपॉइंट कर दिए गए। एक साहब थे, 2 कर दिए, मतलब 3 हो गए। मतलब पार्टी ये हो गए, मल्टी मेंबर हो गई, 3 सदस्य हो गया, मल्टी मेंबर हो गया। उसके बाद जैसे इलेक्शन हुआ उसको फिर सिंगल कर दिया गया, बाकी 2 को हटा लिया गया। फिर 1993 में क्या हुआ, 2 इलेक्शन कमिश्नर को फिर से डाल दिया गया, मतलब एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उनके साथ 2 और रख दिए गए, उनको अपॉइंट कर दिया गया। और तब से आज तक जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ 2 मेंबर, यानी कि 3 ऐसे मेंबर हैं जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, और तीनों की बराबर पावर है। एक जो है वो सबसे सीनियर जो है वो प्रिसाइड करता है, मीटिंग को प्रिसाइड करता है, लेकिन बाकी जो 2 हैं, मतलब तीनों के पावर, शक्तियां बराबर है। जैसे मैंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अभी हम जब बात कर रहे हैं सुनील अरोड़ा साहब हैं, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो CEC हम कह सकते हैं इनको, ये प्रिसाइड करते हैं इलेक्शन कमिश्नर, मतलब ये कमिश्नर होंगे। लेकिन ये 2 जो बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उससे ज्यादा इनके पास पावर नहीं है। सबके पास पावर एक कलेक्टिव बॉडी, ये तीनों साहब लोग बैठते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं। तीनों के पास बराबर पावर है, ध्यान रखिए आप। जो भी इलेक्शन हो रही है उसमें इक्वल पावर्स है। इसमें एक कलेक्टिव बॉडी, तीनों साथ बैठ के काम कर रहे हैं, ये मिल के काम करते हैं। किसी के पास ऊपर पावर नहीं, किसी के पास नीचे पावर नहीं है। और इनको अपॉइंट कौन करता है? इनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसके? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा। अब आप ये सवाल उठाएंगे कि यार ये तो अब गवर्नमेंट ने इनको इलेक्ट कर लिया, तो गवर्नमेंट के लिए काम करेंगे, है ना? कई लोग ये कहते हैं कि ये तरीका गलत है। इसमें जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसमें जो है जो विपक्षी दल के नेता है, उन सब का उनकी राय लेनी चाहिए, कमेटी बननी चाहिए जिसमें प्रेसिडेंट हो, मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, विपक्ष के नेता हो, और साथ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और भी कोई जो भी आप मान सकते हैं उनको, जैसे पूर्व जो इलेक्शन CEC हो, उनको लेके आप डिसाइड कर सकते हैं कि किसको इलेक्ट करना है। क्योंकि अगर आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इनको इलेक्ट कर रहे हैं तो फिर तो ये उन्हीं के, आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ, उन्हीं के
मुखौटे हो सकते हैं, कई लोग ऐसे हो जाते हैं। आपको याद है टी एन शेषन साहब ने चुनाव लड़ लिया था, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये इनको बकायदा एक नौकरी देता है, मतलब ये 65 साल तक काम करते हैं। अगर मान लीजिए ये सरकार के विरुद्ध काम कर रहे हैं तो हो सकता है इनको हटा दिया जाए, क्या पॉसिबल तो हो सकता है ना, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। ये इलेक्शन कमिश्नर जो है ये एक सरकारी नौकर है और इनका 6 साल के लिए दो तरीके, या 6 साल के लिए होंगे या 65 साल अचीव कर रहे हैं, दोनों में से एक। अगर सुनील अरोड़ा मान लीजिए 65 साल के हो जाएंगे तो ये रिलीव्ड हो जाएंगे अपनी नौकरी से, लेकिन मान लीजिए अगर ये 55 साल के हैं तो ये 6 साल काम करेंगे, 61 ईयर्स में ये रिलीव हो सकते हैं, इस पोस्ट से रिलीव हो सकते हैं। तो मिनिमम 6 साल और 65 साल। तो सीईसी जो है वो इनको केवल हटाया जा सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और वो भी दोनों हाउस जो है उनकी स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए, लोकसभा राज्यसभा दोनों की स्पेशल मेजॉरिटी हो और वो प्रेसिडेंट को बोले तब ये हटा सकते हैं। ये इसलिए है कि अगर सीईसी मान लीजिए किसी के फेवर में काम नहीं करते हैं या किसी के विरुद्ध कोई फैसला सुनाते हैं, तो इसका मतलब ये ना हो कि अब गवर्नमेंट है, पावर है, वो हटा दे ये इनको हटा दे, अब ये तो गलत हो जाएगा ना मामला। तो इलेक्शन कमीशन जो है उसको कौन हटा सकता है? केवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हटा सकते हैं इनको, ध्यान रखिएगा, इलेक्शन कमीशन केवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इनके काम क्या होते हैं? बहुत सारे काम है इनके, बहुत सारे काम है ना। पहली चीज तो ये है कि वो पूरा वोटर लिस्ट बनाते हैं। वोटर लिस्ट में क्या है? वोटर लिस्ट में हर साल 18 साल के बहुत सारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, 18 साल में आ जाते हैं। कई ऐसे होते हैं जो जिनका देहांत हो जाता है, कई ऐसे होते हैं जो यहाँ की सिटीजनशिप छोड़ देते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो इन सब की एक फ्रेश लिस्ट बनाना हर साल, तो जो एरर है, कोई गलती है, उसको ठीक करना और एक नई लिस्ट बनाना हर साल, ये इनका काम होता है। पहला काम तो हो गया ये। दूसरा काम ये होता है कि समय क्या है, शेड्यूल क्या है, इलेक्शन कब होगा, राजस्थान का चुनाव कब होगा, जम्मू कश्मीर का चुनाव कब क्या होगा, तो इसके लिए एक डेट बनाना, पहले तो इलेक्शन की टाइमिंग बताना, आखिरी दिन क्या है नॉमिनेशन का, और आखिरी दिन क्या है जब स्क्रूटिनी होगी, और आखिरी दिन क्या है जिसके लिए कोई विड्रॉ कर सकता है, कि आखिरी डेट क्या है, कि भाई काउंटिंग का डेट क्या है, और जो रिजल्ट है वो कब डिक्लेयर होंगे। ये सारी चीज इनके कार्य क्षेत्र में आती है। इसके बाद ये है कि जब इलेक्शन हो रहा होगा तो इनके पास पूरा पावर है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो। वो ये कर सकते हैं कि उन्हें लगता है कि कोई एक ऐसा एरिया है जहां पर इलेक्शन ठीक से नहीं हुआ है तो उसको वो कैंसिल कर सकती है, या फिर अगर उनको लगता है कि एक जगह है जहां पर इलेक्शन ठीक से नहीं हो सकता, वहां की सिचुएशन ठीक नहीं है, तो वो उसको आगे बढ़ा सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं अगर एटमॉस्फेयर ठीक ना हो। कमीशन का मेन काम यह है कि मॉडल आचार संहिता लागू करना, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट, इसको हम आचार संहिता कहते हैं। जैसे मैंने बताया कि मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के इसके बाद कोई भी सरकारी योजनाएं जो है वो आप डिक्लेयर नहीं कर सकते, यानी कि काम सारा थम जाता है। तो अगर ऑब्जर्वर ये बोलता है कहीं कॉन्स्टिट्यूएंसी में कि यार ये कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है ठीक से नहीं चली, यहां दिक्कत हो गया, तो रीपोलिंग हो सकती है, दोबारा पोल किए जा सकते हैं, वो रिकाउंटिंग भी हो सकती है। अगर फ्री और फेयर लोगों को नहीं लग रहा है, क्योंकि हर एक पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव होता है जब ये वोटिंग होती है, जब काउंटिंग होती है। एक और चीज है कि पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज करना कि ये नेशनल पार्टी है, पूरे देश की पार्टी है, या ये स्टेट की पार्टी है। तो इलेक्शन कमीशन का काम ये होता है उनको रिकॉग्नाइज करना और साथ में सिंबल देना। और क्योंकि सिंगल इलेक्शन कमीशन के पास बहुत कम मेंबर है, अगर आप देखें तो वो क्या करते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, प्रशासनिक जो मशीनरी है, उनको यूज करते हैं। जैसे टीचर को यूज कर लिया, गवर्नमेंट टीचर्स को यूज कर लिया, सरकारी लोगों को यूज कर लिया। तो अब जैसे ही इलेक्शन कमीशन शुरू होता है तो ये सारे के सारे लोग जो है अब ये इनके अंडर में आ जाते हैं। इलेक्शन कमीशन इनकी कंपनी बन जाती है एक तरीके से। तो अगर किसी ने कुछ गड़बड़ की तो फिर वो इनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई कर सकते हैं। इलेक्शन कमिश्नर जो है उनके ऊपर पूरा कंट्रोल हो जाता है, वो इनको ट्रांसफर भी कर सकते हैं, और अगर इनका ट्रांसफर गलती से हो गया है, वो नहीं चाहते, तो इनका ट्रांसफर रोक भी सकते हैं। अगर कोई एक सरकारी आदमी है जो ठीक से काम नहीं कर रहा है या गलत काम करता है, उसको वो हटा भी सकते हैं। अब देखिए कितना पावर आ गया इनके पास।
तो इलेक्शन कमीशन पिछले 20 सालों में बहुत पावरफुल हो गया है। वैसे उनके पास पावर तो थे, लेकिन उन्होंने इसको उपयोग करना शुरू किया है। अभी कई ऐसे डिसीजंस उन्होंने लिए जब रूलिंग पार्टी के लोगों ने धर्म की बात की, उन सबको 2-2, 3-3 दिन के लिए उन्होंने बैन किया। तो इतने सारे इलेक्शन हमारे पास हो गए, 17 इसकी गिनती है। ये इतने 17 करीबन इलेक्शन हो चुके हैं आज तक, और ये कौन जीता, कौन कितने परसेंटेज वोट मिले, सबकी लिस्ट हमारे पास है। अब एक कुछ एग्जाम्पल मैं बताता हूँ इलेक्शन कमीशन ने क्या क्या चीजें करके दिखाई है। एक बार क्या हुआ कि 1991 की बात है, उस समय बड़े फेमस प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी साहब थे, उनकी हत्या कर दी गई थी श्रीपेरुम्बदूर में। तो वहां पर 2002 में एक बार और जगह देखिए, 2002 में गुजरात राइट हो गए थे। वहां पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी, वहां पर मुसलमानों को बुरी तरीके से मारा गया था। तो ये जो वायलेंस हुई उसको इलेक्शन कमीशन ने देखा। इलेक्शन कमीशन ने कहा देखिए अभी ये सही समय नहीं है और इसको थोड़ा सा रोका जाए, तो इसको पोस्टपोन किया गया। इसका मतलब ये है इलेक्शन कमीशन के पास पावर है कि वो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी सिनेरियो में उनके पास इतनी पावर होती है कि उसको रोक सकती है। अब हम बात करते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की। देखिए कोई भी चीज में है अच्छाई भी है, बुराइयां भी है, तो कुछ कमियां तो है। जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मतलब ये होता है चुनाव में सुधार। तो कोई चीज ऐसी है उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो जैसे यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज हमारे पास है, कोई भी कॉन्टेस्ट कर सकता है, इलेक्शन में कोई भी जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिल्कुल फ्री है, इंडिपेंडेंट है। तो फ्री और फेयर बनाने के लिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष के लिए हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें हैं ऑलरेडी। लेकिन कुछ ऐसे सजेशंस हैं, अगर वो दिया जाए तो, अगर जो संविधान में दे रखा है, अगर कुछ चीजें चेंज करें तो चुनाव में और भी सुधार हो सकते हैं। लोग और इसके प्रति आकर्षित होंगे और वोट करेंगे, पॉलिटिक्स में मजा लेंगे, पॉलिटिक्स में आनंद लेंगे। पहली चीज ये है कि जो FPTP सिस्टम है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, अब इसके लिए हम PR यूज कर सकते हैं। मतलब इसी में आप PR यूज करें, क्योंकि इसमें ना वोट वेस्ट हो जाते हैं बाकी लोगों के, यानी सबका रिप्रेजेंटेशन हो। ऐसा होता है कि कोई 30-31% वोट लेकर भी सरकार बना लेता है, और इसका मतलब यह है कि कम से कम आधे लोगों को, कम से कम आधा नहीं तो कम से कम 1/3 वो में जो औरतें हैं उनको पार्लियामेंट और असेंबली के में रिजर्व सीट दी जाए, ये किया जा सकता है। तीसरा ये है कि अगर जहां पर मसल और मनी पावर आई, जहां पैसा और मनी की बात आएगी, वह उस चीज को रोकना पड़ेगा। यानी कि इसका मतलब यह है कि सरकार खुद अपने पैसे खर्च करे, फंड दे लोगों को, और वो उस पैसे से चुनाव लड़े। क्योंकि कोई आदमी 20 करोड़ खर्च करेगा तो वो 50 करोड़ कमाने की कोशिश करेगा। अगर किसी के ऊपर भी क्रिमिनल केस है, रेप के चार्जेस हैं, मर्डर के चार्जेस हैं, उसको तो वहीं खत्म कर देना चाहिए बिल्कुल। वो तो चाहे उसने अपील ही क्यों ना कर रखी हो कोर्ट में, हायर कोर्ट में, उसको बिल्कुल रोक देना चाहिए। इसके बाद ये है कि कास्ट और रिलीजन, कोई अगर हिंदू मुस्लिम करता है, कोई अगर दलित और अगड़ी और पिछड़ी जाति करता है, उसको उसी समय रोक देना चाहिए। क्योंकि 2019 और 2014 में इतना ज्यादा इसका मिसयूज हुआ, रिलीजन बेस्ड इतनी पॉलिटिक्स हुई कि केवल पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम की और यही बात चल रही थी। इसके अलावा कभी आगे की बात नहीं हुई कि शिक्षा की बात हो, केवल पॉलिटिक्स इस हिसाब से खेली गई। तो एक और चीज सीखिए कि ऐसा लॉ होना चाहिए, ऐसा लॉ होना चाहिए कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो ऐसा काम करें कि वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो। इसका मतलब वो जब भी बात करें, जो भी काम करें, लोगों को दिखाई दे, लोगों को समझ में आए कि वो कर क्या रहे, कोई पर्दे के पीछे गेम ना हो, मतलब लोगों के सामने चीजें क्लियर है ना। तो फ्री और फेयर इलेक्शन जो है वो तभी हो सकते हैं जब लोग जो इन्वॉल्व हो, पार्टी के में जो इन्वॉल्व हो, वो सबके सब एक स्पिरिट जो है कि लोकतांत्रिक इलेक्शन हो, उसमें इन्वॉल्व हो, है ना। वो सबके सब, एक आदमी से नहीं होगा, 2 आदमी से नहीं होगा, रूल बनाने से नहीं होगा। रूल बनाने के बाद उसको हमको अंगीकार भी करना पड़ेगा। ये सारी चीजें इसमें आती है। तो हिंदुस्तान में जो इलेक्शन कमीशन इंडिया, हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, 6वीं इकोनॉमी है हम लोग, और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और दूसरे नंबर पे पॉपुलेशन है। हर जगह हम टॉप पे हैं। इसका मतलब यह है कि इलेक्शन सिस्टम जो है हमारा, वो वाकई में केस स्टडी है। हमारा जो इलेक्शन जो है, हमारे इलेक्शन में जो सबको, हम किसी को भी चूज कर सके, हम किसी को भी आराम से चूज कर सके, और जो हम गवर्नमेंट को और पसंद नहीं आ रही तो उसको चेंज कर सके, ये हमारे पास पॉसिबिलिटी है, हम करते हैं। यही इसलिए हमारा इलेक्शन कमीशन इतना स्ट्रांग है। दूसरा ये है कि लोगों ने वाकई में इलेक्शन प्रोसेस में एक तो इंटरेस्ट लिया है,
और उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया है, और पार्टीज भी बहुत बढ़ रही हैं, जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं वो भी बढ़ रहे हैं। तीसरी चीज इसमें यह है कि क्यों हमारा ये तरीका इतना अच्छा है कि ये इंक्लूसिव है, सबको मिला के चलता है। जो सोशल फैब्रिक है हमारा, चाहे किसी भी अलग सेक्शन से लोग आ रहे हैं, औरतें हैं, उनको अगर थोड़ा बढ़ाया जाए तो और थोड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन चीजें हो रही है, और होता यह है कि जो इलेक्शन का आउटकम है वो हमने बहुत जगह देखा कि अच्छी तरीके से इलेक्शन हो रहा है। कहीं पर रिगिंग हो जाती है। रिगिंग का मतलब होता है कि गलत तरीके से चुनाव, कहीं कोई पैसा दे देता है, कहीं कोई शराब दे देता है, कभी कोई डरा देता है। तो ये सब चीजें हो रही हैं और ये आउटकम में इफेक्ट करता है, लेकिन ज्यादा ऐसा नहीं होता है। पांचवी चीज जो है कि जो इलेक्शन है वो हमारे डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक जिंदगी का एक फाज बन गया है। हम नगर निगम इलेक्शन में वोट देने जाते हैं, हम विधायक के लिए वोट देने जाते हैं, हम एमपी के लिए वोट देने जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हम लोग बगैर चुनाव या जो इसके बगैर अपनी जिंदगी नहीं समझ सकते। हमारी जो रेगुलरिटी है, पीरियडिसिटी, हमारा जो देश है वो सबसे बढ़िया है। बेहतरीन इलेक्शन होते हैं यहाँ पर। और ये जो चीजें अगर इलेक्शन प्रोसेस में जो थोड़े बहुत हमने जो फ्लॉ हैं, जो कमियां हैं, उनको अगर हम सुधार दें तो हो सकता है कि हम एक वोटर की तरह एक और ज्यादा इससे जुड़े, और जो एक कार्निवाल है, एक जो फेस्टिवल होती है डेमोक्रेसी को, इसको और मीनिंगफुल हम बना सके इसको। तो एक अच्छे इलेक्शन के लिए, अच्छे देश के लिए हम कोशिश कर सकते हैं। तो ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।